हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में 8 मार्च है, तो हम 8 मार्च के सभी करंट अफेयर को यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक फैक्ट के साथ। आराम से पूरे सेशन को देखिए रिलैक्स होकर, और पीडीएफ के लिए क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर चले जाइए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे आज के करंट अफेयर का। किसे बारबाडोस देश के द्वारा ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए, किसी भी देश का जो हाईएस्ट ऑनर होता है, सिविल ऑनर होता है, वो या तो भारत के प्रेसिडेंट को दिया जाता है अधिकतर बार, या फिर भारत के पीएम को दिया जाता है। तो यहां पर बारबाडोस, जो कि एक कैरेबियाई कंट्री है, इसने अपने यहां का ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस अवार्ड दिया है भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को। और इसी के साथ भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के पास अब 21 हाईएस्ट ऑनर हो चुके हैं अलग अलग देशों के। बात करेंगे हम उनकी भी। भारत के पीएम की ओर से ये जो अवार्ड है, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल ऑफ इंडिया, जिनका नाम है पवित्र मार्गरीटा, इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और दिया किसने? बारबाडोस के प्रेसिडेंट डेम सेंड्रा मैसन ने यह अवार्ड दिया है भारतीय पीएम को। उनके यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में इसे देखा जाता है। देखिए, अब दिया क्यों गया, यह भी एक क्वेश्चन आता है। तो कोविड-19 के समय इंडिया ने अलग अलग देशों की सहायता के लिए वैक्सीन सप्लाई की थी, वैक्सीन भेजी थी उनकी सहायता के लिए। आपको पता है, कोविड पेंडेमिक के समय हमने हमारी वैक्सीन को डेवलप किया था, और उसके बाद जितने भी छोटे छोटे देश हैं, वहां पर हमने इस वैक्सीन को भेजा था उनकी सहायता के लिए, ताकि वहां पर उनको मदद की जा सके, जो भी कोविड के पेशेंट हैं उनकी मदद की जा सके। तो बहुत सारे देश थे, इसलिए देखिए सभी देशों के साथ इंडिया के जो संबंध है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे हैं। क्योंकि देखिए, हम बिलीव करते हैं वसुधैव कुटुंबकम के एक सिद्धांत पर, कि पूरा विश्व एक परिवार है, और पूरा वर्ल्ड जब देश नहीं थे तो हम एक परिवार के रूप में ही देखते थे। आज भी इंडिया सभी देशों को एक परिवार के रूप में ही देखता है। तो क्योंकि पूरा परिवार है, तो सबकी मदद करना, ह्यूमन एज अ ह्यूमन या ह्यूमैनिटी के आधार पर मदद की गई थी। और भारत ने भी अपनी वैक्सीन भेजी थी कोविड-19 के समय बारबाडोस की मदद के लिए। तो इसने अपने यहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी को। अब 21 देशों के सर्वोच्च सम्मान भारत के पीएम को मिल चुके हैं। अगर हम मेन की बात करने जाएं यहां पर, तो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फीजी 2023 में फीजी के द्वारा दिया गया था भारतीय पीएम को। फिर इकबाल अवार्ड दिया जा चुका है पलाऊ के द्वारा 2023 में। 2023 की बात हो रही है, ओके। द ऑर्डर ऑफ लोगोहू दिया गया पपुआ न्यू गिनी देश के द्वारा। ऑर्डर ऑफ नाइल दिया गया मिस्र के द्वारा। लीजन ऑफ ऑनर दिया गया फ्रांस के द्वारा। ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर दिया गया ग्रीस के द्वारा। फिर 2024 में ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो दिया गया भूटान के द्वारा, भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू रूस के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ नाइजर दिया गया नाइजीरिया के द्वारा। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर दिया गया डोमिनिका देश के द्वारा। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना के द्वारा। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, अब ये बारबाडोस के द्वारा दिया गया, जो कि लेटेस्ट है। और ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये 2024 के एंड में दिया गया था कुवैत देश के द्वारा। तो 21 में से जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, वो यहां पर मैंने आपको बताए हैं, इनको नोट कीजिएगा। सारे हाईएस्ट ऑनर दिए गए हैं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी को अलग अलग देशों के द्वारा। और इसमें सबसे लेटेस्ट कौन? बारबाडोस। बारबाडोस, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कैरेबियाई कंट्री है ना, मध्य अमेरिका में देखने को मिलता है, कैरेबियन सागर में। ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है। बारबाडोस का डॉलर यहाँ की ऑफिशियल करेंसी है। सेंड्रा मैसन प्रेसिडेंट के पद पर हैं, और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के मिया मोटेली वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। यहां पर बात हो रही है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 की। हाल ही में ये इंडेक्स जारी किया गया है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। अच्छा, किस आधार पर जारी किया जाता है, पहले हम इसकी बात करेंगे और फिर चलेंगे क्वेश्चन पर। किस देश में आतंकवाद कितना ज्यादा है ना, आतंकवादी घटनाओं के आधार पर, आतंकवादी एक्टिविटीज के आधार पर
संभावना के आधार पर, अलग अलग डायमेंशंस के आधार पर देखा जाता है कि किस देश में टेररिज्म कितना ज्यादा है या कौन टेररिज्म के कारण खतरे में। इन सभी चीजों को यहां पर इंडिकेट किया जाता है और एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। 2025 में हाल ही में यह इंडेक्स जारी किया गया। क्वेश्चन हमारा यह है कि आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में इस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत को 14th रैंक पर रखा गया है, 14th रैंक दी गई है भारत को इस इंडेक्स में। अब देखिए 2024 में जब इंडेक्स आया था ना, तब भी भारत की रैंक 14th ही थी, मतलब सेम रैंक को हमने इस बार भी होल्ड किया है। यहां पर पाकिस्तान की अगर बात हो ना, तो पाकिस्तान पहले 2024 में चौथी रैंक पर था, लेकिन इस बार यह आ गया है सेकेंड रैंक पर, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले एक साल में जो आतंकवादी गतिविधियां है, जो टेररिज्म है, वो लगातार बढ़ रहा है। तो अब इस इंडेक्स में पाकिस्तान आ गया है दूसरे स्थान पर और हम 14th के 14th स्थान पर रैंक पर बने हुए हैं। इस इंडेक्स में सबसे टॉप रैंक पर कौन, तो यह है बुर्किना फासो, सबसे ज्यादा टेररिज्म से इफेक्टेड कंट्री। सेकंड पर पाकिस्तान, थर्ड पर सीरिया, फोर्थ पर माली और फिफ्थ पर नाइजर। टॉप 3 हम यहां पर याद रखेंगे। पहले नंबर पर बुर्किना फासो, सेकंड पर पाकिस्तान, नेबर कंट्री है तो इसकी पूछे जाने की संभावना भी ज्यादा है, और थर्ड पर आ जाता है सीरिया। इंडिया की नेबर कंट्री की रैंक एसएससी में काफी पूछी जाती है ना, तो हम इस इंडेक्स में इंडिया की नेबर कंट्री की भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पता चल गया हमको। इसके बाद अफगानिस्तान की बात करें तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में अफगानिस्तान 9th रैंक पर है, म्यांमार 11वीं रैंक पर, बांग्लादेश 35th रैंक पर, नेपाल 68, भूटान 100 और श्रीलंका भी 100 भूटान के साथ में। इंडेक्स को सबसे पहली बार शुरू किया गया था वर्ष 2000 में, और यह रैंक करता है 163 कंट्रीज को। निकालता कौन है, तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस के द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है हर साल। सन 2000 में पहली बार लाया गया था। 163 कंट्रीज में 2025 में भारत इंडेक्स में कौन से स्थान पर है, तो यह है 14th रैंक पर, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। पहले नंबर पर कौन, बुर्किना फासो। ठीक है, आप सभी को पता है होली की आप सभी के लिए सेल कंटिन्यू है क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर। यहां पर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर में लेकर आया हूं। आप सभी के लिए देखिए 100 आवर जीएस के साथ आरंभ बैच, जो कि हमारा फाउंडेशन बैच है, वो आपको 99 रुपीज में अवेलेबल होता है। मतलब 999 का अगर आप 100 आवर जीएस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से आपको कवर करवाया गया है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आप आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 99 रुपीज में, जहां पर आपका पूरा जीएस फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा GSH99। ठीक है, तो मैं 100 आवर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जीएस की, आप यहां पर जाकर इसे अवेल करेंगे और इसके बाद आप आरंभ बैच को 99 रुपीज में अवेल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, आप वहां पर क्लिक करके अवेल कर लीजिए। और इसके अलावा देखिए चेकआउट कीजिए रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। दोनों ही एप्लीकेशन पर सभी कोर्सेस आपको अप टू 90% तक ऑफ में अवेलेबल है। तो आप आपके जो भी एग्जाम ओरिएंटेड आपके लिए कोर्स हैं, जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी हर्डल आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, आपकी क्वेरी वहां पर सॉल्व हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड फेमस फ्रेड स्टोले, जिनका हाल ही में निधन हुआ, किस खेल से संबंधित है। फ्रेड स्टोले की बात करें तो बहुत ही फेमस टेनिस प्लेयर रहे हैं, जिनका हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फ्रेड स्टोले 86 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही फेमस खिलाड़ी थे। ठीक है, तो किस देश से आते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। और किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस प्लेयर है। इनकी काफी सारी उपलब्धि है टेनिस खेलों में। अगर वैसे पुराने खिलाड़ी हैं, आप समझिए 86 वर्ष की एज है, मतलब ऑलमोस्ट 40 साल पहले इन्होंने टेनिस खेला होगा।
इनके करियर में इन्होंने डेविस कप विनर रहे हैं 1964, 1965 और 1966। यहां पर आपका एक क्वेश्चन और तैयार हो जाता है, डेविस कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, तो आपको यह भी पता चल गया टेनिस से संबंधित है। 2 ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल इन्होंने अपने नाम किए, 10 ग्रैंड स्लैम डबल टाइटल जीते हैं, 7 ग्रैंड स्लैम मिक्स्ड इवेंट अपने नाम किए हैं। 1966 में जो वर्ल्ड रैंकिंग थी टेनिस प्लेयर की, उसमें नंबर 1 प्लेयर थे टेनिस के। उपलब्धियों का बहुत ही बड़ा एक चिट्ठा है इनके नाम। प्लेयर पुराने हैं, लेकिन क्योंकि उपलब्धियां, मतलब कुछ हिस्टोरिकल लोग ही होते हैं जिनके जीवन में ऐसी उपलब्धियां होती है। उनमें से एक थे कौन, तो यह है फ्रेड स्टोले। 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया के टेनिस प्लेयर हैं। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज कहां आयोजित किया जा रहा है, तो आपको पता है सी ड्रैगन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है ना, इसका आयोजन करवाता है यूएसए। कौन करवाता है? यूएसए। और यूएसए में यह वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में आयोजित करवाई जा रही है 2025 में। नाम क्या है? एक्सरसाइज सी ड्रैगन। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से, है ना, बहुत सारे देश यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत सारे मींस 5 बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास या मिलिट्री एक्सरसाइज आप इसे बोल सकते हैं। पार्टिसिपेट कौन कौन करता है? तो देखिए, क्वाड के जो 4 मेंबर कंट्रीज है वो यहां पर पार्टिसिपेट करती है। कौन कौन मेंबर है क्वाड की? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्री और इसके अलावा साउथ कोरिया, ये 5 देशों के मध्य में आयोजित किया जा रहा है सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2025। 4 मार्च को यह शुरू हो चुका था और 19 मार्च तक यूएसए के गुआम, जो कि यूएसए मिलिट्री बेस है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, मल्टीनेशनल। 5 देश पार्टिसिपेट करते हैं। अमेरिकी सेना के द्वारा या अमेरिकी नेवी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है हर साल। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2015। तब केवल 2 ही देश के मध्य में यह शुरू की गई थी, एक था यूएसए और एक था ऑस्ट्रेलिया। आगे चलकर 2021 में 2 और कंट्री यहां पर जुड़ती है, इंडिया और जापान, और 4 देशों के मध्य में यह शुरू होता है। फिर आगे चलकर 2024 में लास्ट ईयर साउथ कोरिया को इसमें ऐड किया गया और अब 5 देशों के मध्य में आयोजित की जा रही है सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2025। कहां पर? क्वेश्चन हमारा ये था, तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में यूएसए के गुआम, जो कि यूएस मिलिट्री बेस है, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। अब ठीक है, यहां पर इंडिया इन्वॉल्व है, तो यहां पर हमको इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। सी ड्रैगन एक्सरसाइज इंडिया भी है, तो यूएसए कंडक्ट कराता है। अब काफी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और उसकी नेबर कंट्री या अदर कंट्री के बीच में आयोजित की जाती है और समय समय पर हमें देखने को मिलती है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको बता भी चुका हूं, पर यहां पर एक बार रिवाइज करवा देता हूं। संप्रीति जो एक्सरसाइज है उसका आयोजन इंडिया और बांग्लादेश के मध्य में किया जाता है। फिर मित्र शक्ति की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका। इसी तरीके से सिलिनेक्स इंडिया और श्रीलंका के मध्य में आयोजित की जाती है। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल के मध्य में। हैंड इन हैंड इंडिया और चाइना के मध्य में आयोजित की जाती थी, लेकिन ये काफी समय से बंद है क्योंकि इंडिया और चाइना का एलएसी को लेकर बहुत ही विवाद चल रहा है 5-7 साल से, तो यह भी बंद है। पर आयोजित की जाती है इंडिया और चाइना के मध्य में हैंड इन हैंड। इम्बैक्स इंडिया और म्यांमार के मध्य में और इमकॉर इंडिया और म्यांमार के मध्य में ही आयोजित की जाती है। ये अदर मिलिट्री एक्सरसाइज से याद रखिएगा, एग्जाम में देखने को मिलते हैं यहां से भी क्वेश्चन। 10 मार्च को सीआईएसएफ का 56वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। सीआईएसएफ की स्थापना कब की गई थी? देखिए, यहां पर सीआईएसएफ का पहले फुल फॉर्म समझते हैं, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। मीनिंग समझ में आ गया क्या होता है? जो गवर्नमेंट की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल भेल, सेल, गेल, है ना, इन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में काम करता है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 10 मार्च 1969 को की गई थी।
और अब 2025 में 10 मार्च को इसका 56वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा? 56वां स्थापना दिवस। कब? 10 मार्च को 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। गवर्नमेंट बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन, जो पीएसयूज हैं गवर्नमेंट के, पब्लिक सेक्टर जो कंपनियां हैं, उन सभी को प्रोटेक्शन के लिए ये संस्था बनाई गई थी। ये पैरामिलिट्री फोर्स बनाया गया था 10 मार्च 1969 को। इसके लिए जो एक्ट लाया गया था वो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 में लाया गया था और उसी के अंतर्गत 1969 में सीआईएसएफ बना। हेडक्वार्टर नई दिल्ली और डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं वर्तमान में राजविंदर सिंह भाटी सीआईएसएफ के। नेक्स्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड किस महासागर में आया है? एक ट्रॉपिकल साइक्लोन देखने को मिला है अल्फ्रेड, ये देखने को मिला है दक्षिणी प्रशांत महासागर में, साउथ पैसिफिक ओशियन। और ये साउथ पैसिफिक ओशियन में पश्चिम की ओर चल रहा है और ये टकराने वाला है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर। अगर आप ये इमेज देखेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन है, दक्षिणी प्रशांत महासागर, वैसे दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर भी इसको बोला जा सकता है। तो पैसिफिक ओशियन में ये उठा और पश्चिम की ओर ये आगे बढ़ रहा है, मतलब ये टकराएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों से। तो हाल ही में सुर्खियों में है ट्रॉपिकल साइक्लोन अल्फ्रेड। दो ही क्वेश्चन यहां से बनते हैं। पहली चीज तो कि किस देश को प्रभावित करेगा, अब जब भी आएगा किसको प्रभावित किया, तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों को। और किस महासागर में उठा है, तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में देखने को मिला। देखिए 1974 के बाद अब ये पहला साइक्लोन होगा जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में आके टकराएगा। आखिरी 1974 में आया था, तो लगभग 50 साल होने वाले, 50 साल हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। अभी मैंने आपको एक और साइक्लोन के बारे में बताया था जो कि इंडियन ओशियन में आया था, साइक्लोन गैरेस। इसने प्रभावित किया था फ्रांस के एक द्वीप को, ओवरसीज टेरिटरी है फ्रांस की, जो कि इंडियन ओशियन में देखने को मिलती है, ला रियूनियन। फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस का द्वीप है, जिसको प्रभावित किया है साइक्लोन गैरेस ने। तो ये हाल ही में इंडियन ओशियन में देखने को मिला। तो ये दोनों हो जाते हैं यहां पर क्लियर। इसके अलावा पिछले साल के एंड में और जो मेन साइक्लोन देखने को मिले, किस किस देश को प्रभावित किया, इनकी बात करें तो साइक्लोन रैमल बांग्लादेश और इंडिया में इसने वेस्ट बंगाल को प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी में उठा था। फिर साइक्लोन आसना की बात करें, ये अरब सागर में आया था, गुजरात को प्रभावित किया था इंडिया में। साइक्लोन दाना आया था बंगाल की खाड़ी में, ओडिशा को प्रभावित किया था इंडिया में। साइक्लोन फेंगल की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में आया था और इसने तमिलनाडु को प्रभावित किया था, है ना। साइक्लोन डिकेलेडी की बात करें, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशियन में आया था, मेडागास्कर क्षेत्र को और मोजाम्बिक को इसने प्रभावित किया था। साइक्लोन जेलिया की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन रीजन में आया था, ईस्टर्न इंडियन ओशियन क्षेत्र में ये देखने को मिला था और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र इससे प्रभावित हुआ था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र अब 50 साल बाद प्रभावित हुआ है एक साइक्लोन से, इसका नाम है अल्फ्रेड। ठीक है, पूर्वी क्षेत्र पर अभी आया है वो अल्फ्रेड है। एआई कोष किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो एआई कोष को लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। आंसर सी। भारत में देखिए जो एआई इनिशिएटिव है या फिर इंडिया एआई मिशन जो है, जो कि लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, हाल ही में उसको 1 साल पूरे हुए इंडिया एआई मिशन को। इसका उद्देश्य है कि 2047 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसमें एआई को भी साथ ही साथ प्रोटेक्ट किया जाए, एआई का भी योगदान विकसित भारत के निर्माण में लक्ष्य रखा गया है कि रहे। तो एआई को हर सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए इंडिया एआई मिशन 2024 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, है ना। अभी 1 साल पूरे होने पर कुछ अदर इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, बहुत सारे हैं। इनमें एक है एआई कोष। 1 साल पूरे होने पर इस मिनिस्ट्री ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। इसमें एआई कोष की बात करें तो एआई से रिलेटेड सारा डेटा एआई कोष प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होगा। कोई भी कंपनी
अपने यहां पर एआई को ट्रेन करने के लिए इस कोष को यूज कर सकती है, एआई कोष को। फिर आता है इंडियन एआई कंप्यूट पोर्टल। अब इसका काम क्या है? तो यह एक स्टोरेज, एआई कंप्यूट और क्लाउड सर्विसेज प्रदान करेगा। कोई भी कंपनी सब्सिडी पर इसे खरीद सकती है। यह क्लाउड सर्विसेज देने के लिए डेवलप किया गया है। इसके अलावा आई गोट एआई की बात करें तो जो पब्लिक सेक्टर के अधिकारी हैं, ऑफिशियल्स हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेन करेगा आई गोट एआई। मतलब जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जो अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, उनकी स्किल बढ़ाने के लिए इस एआई का यूज किया जाएगा, आई गोट एआई। तो इसे भी लॉन्च किया गया। इंडिया एआई स्टार्टअप्स ग्लोबल एक्लेरेशन प्रोग्राम, ये 4 मंथ का एक मेंटरशिप प्रोग्राम है। 10 एआई स्टार्टअप को यहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। फिर इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज, इसकी बात करें तो हेल्थ केयर, क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस, एग्रीकल्चर, अलग अलग सेक्टर में एआई के यूज को डिटेक्ट करना और एआई को विकसित करना कि भाई कहां कहां एआई का यूज किया जा सकता है। तो ये अलग अलग इनिशिएटिव हैं जो कि रिलीज किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, जिसमें से एक है एआई कोष। सारा एआई से रिलेटेड डेटा यहां पर होगा और कंपनियां इसको एक्सेस कर पाएगी और अपने एआई जो वो अपनी कंपनी में यूज कर रही है उनको ट्रेन कर पाएगी और एआई के लिए अदर ट्रेनिंग भी दे पाएगी एआई कोष का यूज कर। ठीक है। इंडिया एआई मिशन मार्च 2024 में लास्ट ईयर जारी किया गया था और बजट रखा गया था इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 10,371 करोड़ 92 लाख रुपए। ये अगले 5 साल में इंडिया में एआई के विकास के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इंडिया एआई मिशन। मिशन का उद्देश्य यह है कि भारत में हर सेक्टर में जो भी इंपॉर्टेंट सेक्टर है, फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गए, स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट हो गए, सब में एआई का यूज को बढ़ावा दिया जाए और एआई के माध्यम से लक्ष्य को जल्दी प्राप्त किया जाए। यह उद्देश्य एआई मिशन का, इंडिया एआई मिशन का मार्च 2024 में इसे लॉन्च किया गया था। 8वीं एलिट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 8th एलिट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा 21 मार्च से लेकर 27 मार्च तक। आयोजन कहां होगा? तो आयोजन होगा ग्रेटर नोएडा में। कहां पर? ग्रेटर नोएडा। जो 7th एडिशन था इसका वो भी ग्रेटर नोएडा में ही आयोजित किया गया था और अब 8th एडिशन अब आयोजित होगा मार्च में 21 से 27 तक गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में। आयोजन कौन करवा रहा है? तो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और यूपी बॉक्सिंग एसोसिएशन, ये दोनों मिलकर इसका आयोजन करवाएंगे। विमेंस की नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप है एलिट विमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप। सबसे पहली बार 2016 में शुरू की गई थी। हर साल इसका आयोजन करवाया जाता है। 2016 में फर्स्ट एडिशन, 7th एडिशन लास्ट ईयर ग्रेटर नोएडा और अब 8th एडिशन भी इस साल मार्च में 21 से 27 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। देखिए, जो 7th एलिट विमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था उसमें फर्स्ट रैंक पर रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड रहा था। इसने 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए थे। फिर सेकंड नंबर पर रहा हरियाणा। हरियाणा की महिला बॉक्सिंग टीम दूसरे स्थान पर 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज के साथ में। तो आयोजन कौन करवाता है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। भारत में बॉक्सिंग की नेशनल गवर्निंग बॉडी है। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है नई दिल्ली में, है ना। पहले एक दूसरे नाम से जाना जाता था, इंडियन एमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के नाम से, लेकिन इंटरनेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग एसोसिएशन ने इसे सस्पेंड कर दिया था और इसके बाद 2014 में अस्तित्व में आया बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तब से ये काम कर रहा है, गवर्निंग बॉडी है, बॉक्सिंग खेलों का आयोजन करवाती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। आगे आएंगे। हाल ही में भारत की पहली महिला कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फर्स्ट वीमेन लॉ सेक्रेटरी इंडिया की अपॉइंट की गई है अंजू राठी राणा।
अभी तक भारत में कभी भी कोई लॉ सेक्रेटरी के रूप में विमेन को इसके पहले अपॉइंट नहीं किया गया था, अब अपॉइंट किया गया है। कौन बनी? अंजू राठी राणा। देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा, जो लॉ सेक्रेटरी का पद है वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंतर्गत आता है ना, इसके अंतर्गत ये पद है। काम क्या है? अगर हम काम देखें तो लॉ सेक्रेटरी भारत सरकार में जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है उसके कानूनी मामलों के विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर है उसके सारे मामले, लीगल अफेयर के सारे मामले के लिए जो हेड पोजीशन है वो दी जाती है लॉ सेक्रेटरी को। किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में। तो इंडिया की पहली विमेन लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? अंजू राठी राणा। लास्ट क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का, सिंपल सा है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है मुशफिकुर रहीम ने। कहां के खिलाड़ी हैं? तो मुशफिकुर रहीम की बात करें, ये बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर हैं जिन्होंने, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश बाहर हो गई थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के बाहर होने के बाद मुशफिकुर रहीम ने वनडे क्रिकेट से संन्यास का अनाउंसमेंट किया है। वैसे इन्होंने बांग्लादेश के लिए अच्छा क्रिकेट खेला है, 274 मैच खेले हैं जिसमें 7,795 रन इन्होंने बनाए, उसमें 9 सेंचुरी है और 49 हाफ सेंचुरी है। अब बात आती है कि मुशफिकुर रहीम इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं बांग्लादेश के लिए? तो वनडे में सेकेंड लार्जेस्ट स्कोर इन्हीं के नाम है। बांग्लादेश के तमीम इकबाल, बांग्लादेश के, ओके, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं, बांग्लादेश में वनडे में सबसे हाईएस्ट स्कोर तमीम इकबाल का है 8,357 रन, और उसके बाद आते हैं मुशफिकुर रहीम 7,795 रन। अब इन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया, बांग्लादेश के प्लेयर। वैसे चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर, अभी हमने बात की थी 1-2 सेशंस पहले, स्टीव स्मिथ ने भी वनडे क्रिकेट से संन्यास लिया है ना। तो ये दोनों हो जाते हैं जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वनडे क्रिकेट छोड़ा है। पहले ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और अब है मुशफिकुर रहीम जो कि हैं बांग्लादेश के। तो यहां पर 8 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर बहुत ही इजीली हमने कवर किए हैं। क्वेश्चन ऑफ अब हम चलते हैं रिवीजन क्लास पर। पहले लास्ट डे के क्वेश्चन जो हैं हमारे उनको रिवाइज कर लेते हैं। अचंत शरद कमल है ना, हाल ही में इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। किस खेल के खिलाड़ी हैं या किस खेल से संबंधित है? तो शरद कमल देखने को मिलते हैं टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं। अच्छा, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनकी केस में। कब दिया गया था? 2022 में। वास्तुकला के नोबेल के रूप में जाना जाने वाला प्रित्जकर अवार्ड 2025 किसे प्रदान किया गया? तो यह दिया गया लिउ जियाकुन को। 20 से 27 मार्च 2025 तक खेलो इंडिया पैरा गेम्स के कौन से एडिशन का आयोजन किया जाएगा? तो यह है 2nd एडिशन। हर साल इंटरनेशनल वीमेन डे कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 मार्च को। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में जारी निर्णय में विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में माना गया भारत में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो यह लाया गया था 2016 में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का इनॉग्रेशन भूपेंद्र यादव के द्वारा किया गया। तांगानिका झील किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश किया। बजट का साइज कितना है? तो 1,65,000 करोड़ रुपए। चर्चा में रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना भारत में कब लागू की गई थी? तो इसे लागू किया गया था 2019 में। और हाल ही में केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हिमकुंड साहिब के लिए कितनी लागत की रोपवे परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो यह 7,000 करोड़ की रोपवे परियोजना है जिसे उत्तराखंड में हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। तो ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन के हैं, यहां पर रिवाइज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, तीनों क्वेश्चन करंट अफेयर से थे। आइए देखिए,
माउंट तारानाकी जिसे लीगल पर्सन घोषित किया गया, न्यूजीलैंड का पर्वत है माउंट तारानाकी। बीसीसीआई ने 2025 में पॉली उमरीगर अवार्ड दिया है जसप्रीत बुमराह को। और संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 इंडिया और इजिप्ट के मध्य आयोजित किया जाता है या आयोजित किया गया, इंडिया और मिस्र, इजिप्ट। ओके, ये तीनों क्वेश्चन हो गए हमारे। अब आज के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे नोट कीजिए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? लठमार होली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में खेली जाती? सिंपल क्वेश्चन। भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में स्थित था या खोला गया था? तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए, आराम से नोट कर लीजिए क्वेश्चन। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए आप, क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन को, और सेल का फायदा उठाइए। चलिए कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।